नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, भगत सिंह की पर्सनैलिटी से संबंधित 5 ऐसे एस्पेक्ट्स जो आमतौर पे बहुत कम जनता को पता है। फर्स्ट आर्टिकल यही डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल द हिंदू का किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट से संबंधित डिस्कस करेंगे और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डोपिंग से संबंधित। एथिक्स का ये आर्टिकल है, किस प्रकार से स्पोर्ट्स पर्सन्स आज के समय में मैच जीतने के लिए डोपिंग करने लगते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स के नाम पे कलंक है। और डोपिंग के मामलों में इंडिया का जो रैंक है वो दूसरा है पूरे वर्ल्ड में, रशिया के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भगत सिंह की आइडियोलॉजी से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में भगत सिंह जी की पर्सनैलिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स हम जानेंगे जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। आप देखो जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो यूपीएससी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछती है और विभिन्न लीडर्स के बीच में, विभिन्न महान लीडर्स के बीच में आपस में उनके विचारों को कंपेयर करवाना, ये तो यूपीएससी की हॉबी है। कई सारे क्वेश्चंस यूपीएससी इस पे पूछ चुकी है। तो शुरुआत में भगत सिंह से संबंधित बेसिक जानकारी। जन्म होता है 28 सितंबर 1907 को। कल यानी भगत सिंह की 116वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और देखो जन्म कहाँ पे होता है, लयालपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में, जो कि आज के पाकिस्तान का फैसलाबाद है। भगत सिंह की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक थी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह समेत दूसरे रेवोल्यूशनरीज जैसे सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में। इतनी कम उम्र में शहीद होने से पहले भगत सिंह ने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया था। और जब देखो उनका ट्रायल चल रहा था ना, तो भगत सिंह का ट्रायल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, लोगों में चर्चा का एक विषय बना था। ट्रायल के दौरान नेशनलिज्म की भावना लोगों में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। अब जानते हैं भगत सिंह से संबंधित 5 ऐसी चीज़ें जो कम लोगों को पता है। सबसे पहली चीज़, भगत सिंह का जन्म देखो प्रोग्रेसिव फ्रीडम फाइटर्स के परिवार में हुआ था। उनके फादर किशन और उनके चाचा यानी अंकल अजीत दोनों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पॉलिटिकली एक्टिव थे। उनके फादर यानी किशन जी जो थे, उन्होंने देखो बहुत ऐसा साहित्य स्प्रेड किया जो लोगों को अवेयर करता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसके लिए भगत सिंह के फादर को कुछ समय के लिए जेल में भी बंद कर दिया गया था, इस आरोप में कि आप ब्रिटिश राज के अगेंस्ट साहित्य को स्प्रेड कर रहे हो। इवन भगत सिंह के जो चाचा थे ना, उनको भी 1907 में मांडले डिपोर्ट कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव स्पीच दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उस समय ब्रिटिशर्स एक बिल लेके आए थे 1906 में, पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल। ये जो बिल था वो सरकार को और ज़्यादा पावर दे रहा था, तो इस बिल का विरोध किया था भगत सिंह के चाचा अजीत ने। तो इस आरोप में उनको मांडले भेज दिया गया। मांडले म्यांमार का एक शहर, उस समय नाम बर्मा हुआ करता था। तो वहाँ से, मांडले से भगत सिंह के चाचा अजीत जी चले गए यूरोप में और उसके बाद अमेरिका चले गए। वहीं पर इन्होंने सैन फ्रांसिस्को बेस्ड गदर पार्टी, जो विदेश में रहकर भारत की आज़ादी के लिए काम कर रही थी, इस गदर पार्टी को ज्वाइन किया। इसका मतलब देखो ये है, भगत सिंह शुरुआत से ही ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए जहाँ पर उन्होंने देखा कैसे ब्रिटिशर्स देश के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। उनके परिवार में ही वो एंटी कॉलोनिज्म विचारों को सुनते थे, एंटी कॉलोनिज्म एक्टिविटीज़ को देखते थे। 1990 में ना एक बुक आई हंसराज राबर की, वो लिखते हैं, देखो जब वो अपनी माँ का दूध पी रहे थे ना, इवन उसी समय उन्होंने नेशनलिस्ट भावनाओं को एसिमुलेट कर लिया। बट देखो एक और राइटर है क्रिस मोफेट, ये तो लिखते हैं भगत सिंह वाज ए डिसेंटर फ्रॉम ए फैमिली ऑफ डिसेंटर। मतलब कि उनकी फैमिली डिसेंटर थी, ब्रिटिशर्स का विरोध करती थी, लेकिन भगत सिंह तो अपनी फैमिली में भी डिसेंटर थे। यानी कॉलोनिज्म का विरोध करने में वो अपनी फैमिली से भी आगे निकल गए। एग्जाम्पल दिया जाता है कैसे, देखो जब उनको गिरफ्तार किया गया था ना और लाहौर कंस्पिरेसी केस चला, तो उनका एग्जीक्यूशन इम्पेंडिंग था। पता था कि एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। तो उस समय भगत सिंह के जो फादर थे ना किशन जी, वो भगत सिंह से मिले, उनको कन्विंस करवाने की कोशिश की कि बेटा हम मर्सी पिटीशन डाल देते हैं वायसराय को, हमें माफ़ी मिल जाएगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। भगत सिंह ने साफ इंकार कर दिया, नहीं,
अगर हम माफी मांगते हैं वायसराय से, तो जिस काज के लिए मैं लड़ रहा हूं, देश के लिए मैं लड़ रहा हूं, नेशनलिज्म के लिए मैं लड़ रहा हूं, उन विचारों से समझौता करने के समान होगा अगर मैं मर्सी पिटीशन डालता हूं तो लोग क्या सोचेंगे। तो भगत सिंह ने अपने फादर को साफ साफ मना कर दिया। लेकिन देखो, फादर तो फादर होते हैं। तो किशन जी ने ना भगत सिंह की अनुमति के बिना ही वायसराय को मर्सी पिटीशन डाल दी। और जब भगत सिंह को यह पता लगा, वो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने फादर को खत लिखा कि देखो, मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन आपने मर्सी पिटीशन डाल दी है और मैंने अपनी कंसेंट इसके लिए बिल्कुल भी नहीं दी थी, और मैं अपने विचारों से बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा। जिन चीज़ों के लिए मैं लड़ रहा हूं उससे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो ये खत उन्होंने अपने फादर को लिखा था। ये पहला एस्पेक्ट है जो हमने जाना। अब दूसरा एस्पेक्ट देखिए। देखो, आमतौर पे अलग अलग मूवीज जो आई भगत सिंह के ऊपर, जैसे रंग दे बसंती, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इन सभी मूवीज में ना भगत सिंह की जो रेवोल्यूशनरी छवि है ना, वो ज़्यादा प्रेजेंट की गई है। मस्कुलर नेशनलिज्म को ज़्यादा दिखाया गया है। मस्कुलर नेशनलिज्म मतलब एग्रेसिव अप्रोच फॉर असर्टिंग द नेशनल प्राइड, नेशनल आइडेंटिटी। इस अप्रोच को ज़्यादा शो किया गया है। बट देखो, भगत सिंह एक जबरदस्त, एक महान स्कॉलर भी थे। वो जितने रेवोल्यूशनरी थे उतने ही स्कॉलर थे। बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते रहते, और लिखते भी बहुत ज़्यादा थे। आमतौर पे आप बाकी लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनको याद करते हो, बट शायद ही आपको ये पता होगा कि भगत सिंह ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से न्यूज़पेपर्स में लिखा। क्योंकि ना कई बार वो अपना नाम चेंज करके लिखते थे। फर्जी नाम यूज़ कर लिया, जैसे बलवंत, रंजीत, विद्रोही, काल्पनिक नाम वो यूज़ करते थे न्यूज़पेपर में जब वो लिखते थे। उन्होंने देखो पंजाबी न्यूज़पेपर्स में लिखा और इवन उर्दू न्यूज़पेपर्स में भी लिखा। जैसे एक उस समय ना किसान पार्टी हुआ करती थी, कीर्ति किसान पार्टी। इस कीर्ति किसान पार्टी का एक जर्नल हुआ करता था, कीर्ति के लिए उन्होंने लिखा, इस जर्नल के लिए। इसके अलावा एक और न्यूज़पेपर वीर अर्जुन, दिल्ली से पब्लिश होता था ये न्यूज़पेपर वीर अर्जुन, इस न्यूज़पेपर के लिए भी उन्होंने लिखा। और देखो, जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। वो पोइट्री भी इंक्लूड करते थे अपनी राइटिंग में, और पोइट्री को पढ़ते भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम वर्ड्सवर्थ, वाजिद अली शाह, मिर्जा गालिब, इकबाल, इन सब की जो पोइट्री है वो पढ़ते थे जेल में। आज देखो, वैसे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भगत सिंह की पॉपुलैरिटी को इनकैश करने की कोशिश की जाती है। बट देखो, भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में एक बुक लिखी थी, वाई आई एम एथीस्ट। वो अपनी अप्रोच में ना मार्क्सिस्ट थे। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। भगत सिंह वाज ए स्टीडफास्ट एथीस्ट, मार्क्सिस्ट विद एन एनार्किस्ट टिल्ट। इस पूरी लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, यही काम आएगा यूपीएससी में जब आपको आंसर लिखना होगा। उन्होंने बुक लिखी वाई आई एम एथीस्ट। भगत सिंह भगवान में नहीं विश्वास करते थे। भगत सिंह कहते थे, देखो, सभी जो फेथ है ना, वो फंडामेंटल क्वेश्चंस पर उनकी राय अलग अलग है। मतलब अलग अलग धर्मों की जो राय है फंडामेंटल क्वेश्चंस पे वो अलग अलग है। किसी धर्म में लाइफ के बारे में कुछ बताया गया है, जन्म क्यों होता है, जन्म के बाद क्या होता है, कुछ अलग बताया गया है। दूसरे धर्म में एग्जिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चंस, मोरल क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ अलग दिए गए होंगे। समझ गए? सभी धर्मों में फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग दिए गए हैं, और हर एक धर्म कहता है कि हमारा धर्म सही है। और यही एविल है, यही रूट काज है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में लड़ाई होती है। समझ गए? हर एक धर्म यह कहता है कि हमारा जो धर्म है वो ट्रू रिलीजन है, एक्सक्लूसिविटी है ट्रूथ के ऊपर हमारी, और इसी से डिवीजन पैदा होती है समाज में, और इसी से समाज में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये कुछ रीजंस हैं कि भगत सिंह नास्तिक क्यों थे, भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि वर्ल्ड को समझने के लिए ना मैं लॉजिक में ज़्यादा विश्वास करूंगा बजाय के रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स में, क्योंकि रिलीजियस जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं ना, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वो सिर्फ फेथ पर आधारित होते हैं। उनमें कई बार लॉजिक या फिर साइंटिफिक आउटलुक नहीं होता। इसके अलावा चूंकि वो मार्क्स को मानते थे, इसी वजह से उनकी भी ये सोच थी, उनको लगता था कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ना, वो एक प्रकार से टूल है, पॉलिटिकल टूल है कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मतलब रूलिंग क्लास जो है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की सहायता से
वर्किंग क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं। नेक्स्ट, भगत सिंह अंधविश्वास के खिलाफ थे और कई बार रिलीजन में अंधविश्वास देखने को मिलता है अलग अलग धर्मों में, तो इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट थे भगत सिंह। भगत सिंह को देखो ये लगता था कि रिलीजन और स्टेट में सेपरेशन होना चाहिए, मतलब स्टेट को कैसे चलाया जाए इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और वो वेस्टर्न थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स, एंजल्स और दूसरे सोशलिस्ट फिलोसफर से काफ़ी प्रभावित थे। अब इसके बाद एक टर्म है एनार्किस्ट, वो एनार्किस्ट भी थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एनार्किज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी देश को, किसी भी सिटी को चलाना है ना, तो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की ना अथॉरिटी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो, सरकार में हो, इससे एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। मतलब एक जगह पे मान लीजिए शहर में 10,000 लोग रह रहे हैं, तो बस 10,000 लोग आपस में मिलजुल के रहें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एड से चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 लोगों का एक लीडर है जो इन 10,000 लोगों को चला रहा है। ऐसी कोई हायरार्की होती है ना, कोई अथॉरिटी होती है कि एक ग्रुप, एक कमेटी इन 10,000 लोगों को गवर्न करेगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। एनार्किज्म का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं, किसी प्रकार की कोई हायरार्की नहीं, ये होता है एनार्किज्म। तो भगत सिंह जो थे ना, उनका टिल्ट एनार्किज्म की तरफ था, वो एनार्किस्ट थे। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे, वो ऐसे समाज का निर्माण करते थे जिसमें कोई भी धर्म या फिर भगवान से ऑब्सेस्ड नहीं होगा, कोई भी पैसों के पीछे पागल नहीं होगा, या फिर वर्ल्डली डिजायर्स, जो मेटेरियलिस्टिक सुख है ना, उसके पीछे नहीं भागेगा। मतलब स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा किसी की बॉडी के ऊपर, ना सिर्फ स्टेट का बल्कि दूसरा भी कोई कंट्रोल नहीं होगा किसी इंसान के ऊपर। सब कुछ एलिमिनेट कर दो, चर्च, गॉड, रिलीजन, स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये भगत सिंह की सोच थी, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। भगत सिंह एक बार लिखते हैं, मतलब एथिस्ट से संबंधित एक और पॉइंट जो रह गया, भगत सिंह कहते हैं कि मेरा दोस्त एक बार मुझे बोलता है कि जब डेथ नज़दीक आती है ना तो सभी भगवान को मानने लग जाते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं कभी प्रे नहीं करूंगा। अगर डेथ आने के नज़दीक मैं प्रेयर करता हूं ना, तो ये तो एक प्रकार से अपने विचारों से, अपने प्रिंसिपल से धोखा करने के समान है, जो कि मैं कभी नहीं करूंगा। इसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। देखो एक पॉइंट पे काफ़ी डिबेट होता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, महात्मा गांधी ने नहीं बचाया। इवन भगत सिंह के एक एसोसिएट हैं जिन्होंने एक बात ये बोली कि गांधी जी छोटे छोटे इश्यूज़ पे ना मोरल प्रेशर एक्सर्ट कर लेते थे ब्रिटिश सरकार के ऊपर, छोटे छोटे इश्यूज़ पे, जैसे प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी है, इस इशू पे वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर लगा देते थे कि आप प्रोहिबिशन इंप्लीमेंट करवाइए। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट चीज़ भगत सिंह और उनके साथियों ने देश के लिए जो कुछ किया इतनी छोटी उम्र में, उनकी फांसी को रोकने के लिए गांधी ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर लगाने को तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने ट्राई किया, बट ब्रिटिश सरकार टस से मस नहीं हुई। कुछ लोग ये बोलते हैं कि गांधी ना ज़्यादा प्रेशर लगाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ब्रिटिश सरकार मानने वाली नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने प्रेशर लगाया और सफल नहीं हुआ तो इससे जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए वो प्रभावित हो सकता है। और आर्टिकल में कहा जाता है गांधी जी के विपरीत मोहम्मद अली जिन्ना ने ट्रायल जब भगत सिंह का चल रहा था ना, तो उस समय ब्रिटिश सरकार एक बिल लेके आई थी कि एक्यूज्ड के एब्सेंस में भी उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। तो इस बिल का काफ़ी विरोध किया था जिन्ना ने। विरोध करते हुए ये बोला कि आप तो जस्टिस के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये तो फिर कोई जस्टिस रहेगा ही नहीं। जिन्ना ने भगत सिंह के लिए बोला कि जो इंसान देखो भूख हड़ताल करता है ना, हंगर स्ट्राइक करता है, उसमें आत्मा होती है, वो अपनी आत्मा से चलता है, वो अपने काज में बिलीव करता है। फाइनली देखो ब्रिटिश सरकार ये जो बिल लाना चाहती थी ना, वो बिल पास नहीं हुआ। लेकिन देखो ब्रिटिश सरकार ने जैसे तैसे करके ट्रायल कंप्लीट किया भगत सिंह का। ट्रायल में काफ़ी सारी कमियां थी, लेकिन धक्के से कंप्लीट कर दिया गया ट्रायल और फांसी की सज़ा सुना दी गई। 7 अक्टूबर 1930 को 300 पेजेस का जजमेंट आया था। नेहरू भी देखो भगत सिंह की फांसी के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उनका कहना था कि बेशक मैं भगत सिंह के विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन भगत सिंह ने और उनके साथियों ने
जो इतनी कम उम्र में करेज दिखाई है, और बाद में उन्होंने बोला जब फांसी दे दी गई थी कि इतनी कम उम्र में सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत कम लोग कर पाते हैं देश के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा एडमायरेशन था नेहरू का भगत सिंह के लिए। भगत सिंह के एक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए नेहरू बोलते हैं, अगर देखो जर्मनी या रशिया के द्वारा इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया होता तो भी क्या लॉर्ड इरविन जो उस समय वाइसरॉय थे वो लोगों को बोलते कि आप इन्वेडर्स को कुछ मत करिए, आप शांति रखिए, नॉन वायलेंस में विश्वास करिए? क्या लॉर्ड इरविन अपने देश के लोगों को ऐसा बोलते? और सोच के देखिए, अगर भगत सिंह एक इंग्लिशमैन होते और उन्होंने जो कुछ किया इंग्लैंड के लिए किया होता तो भी ब्रिटिश सरकार और लॉर्ड इरविन के विचार भगत सिंह के बारे में सेम होते। इवन नेहरू तो देखो भगत सिंह से मिलने भी गए थे बाकी लीडर्स के साथ, जैसे सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, के.एफ. नरीमन, रफ़ी अहमद किदवई, मोहनलाल सक्सेना, इन सब लीडर्स के साथ नेहरू गए थे भगत सिंह से मिलने जेल में। और बाद में फांसी होने के बाद एनुअल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस समय नेहरू ने एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास किया, मतलब प्रेजेंट किया, जिसका समर्थन किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इस रेजोल्यूशन में बोला गया कि ब्रिटिश सरकार ने जो फांसी दी है ना भगत सिंह को, ये बदले की भावना से दी गई है, और करोड़ों लोगों की जो भावनाएं थी कि भगत सिंह की फांसी की सजा को कमूट कर दिया जाए, इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाए, उसके विरुद्ध जाके ब्रिटिश सरकार ने काम किया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया भगत सिंह से संबंधित। अब भगत सिंह के बारे में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी पूछती है, तो शायद बेहतर ढंग से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब आप क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी और भगत सिंह के आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में कंपैरिजन से संबंधित है। pwonlyis.com पे जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उसके बाद ये प्री का क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं कितनी गलत हैं। कल तो मैं आपको लास्ट में आंसर बताना ही भूल गया। अभी आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आज का आर्टिकल है वो किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में ना ऑर्गन्स की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट काफ़ी कम होता है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है किडनी ट्रांसप्लांट की। 2022 में 2 लाख पेशेंट्स ऐसे थे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ 3.4% लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो पाया। आज के समय में आपको पता है डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होकर आ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, माल नरिशमेंट, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन। इसकी वजह से ना हमारे देश में क्रोनिक किडनी डिजीज़ के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। देखो किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम ये होता है कि ब्लड में से जो भी वेस्ट है या फिर एक्सेस में जो फ्लूइड है उसको निकाल लेना, और उसको यूरिन के माध्यम से वो बाहर आ जाता है एक इंसान की बॉडी से। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है ना तो फिर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, ब्लड से पूरा वेस्ट नहीं निकाल पाती और बॉडी में वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता रहता है। कई बार क्रोनिक किडनी डिजीज़ से ना एंड स्टेज रीनल डिजीज़ आ जाता है, मतलब नेक्स्ट हायर लेवल की स्टेज है। इस एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में तो किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि वो फिर सक्षम नहीं होती ब्लड को प्यूरिफाई करने में, ब्लड में से वेस्ट निकालने में। तो ऐसी सिचुएशन में किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बाकी अल्टरनेटिव्स के अपेक्षाकृत किडनी ट्रांसप्लांट ही बेस्ट अल्टरनेटिव है इस सिचुएशन में। अगर हम बाकी सारी डायमेंशंस को कंसिडर करें, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की कन्वीनियंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब कंसिडर करें तो किडनी ट्रांसप्लांट कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन देखो इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए और दूसरे डेवलप कंट्रीज में ना 20% ट्रांसप्लांट हो जाता है पेशेंट्स का जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, और इंडिया में तो हमने देखा सिर्फ 3.4% ये आंकड़ा है। और देखो इसका कारण ये नहीं कि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, बट इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। अब देखो 4 तरीके हैं जिनके थ्रू एक पेशेंट को किडनी मिल सकती है। फर्स्ट, किसी की डेथ हो गई, कोई पर्सन है ए जिसकी डेथ हो गई, अब उस डिजीज्ड पर्सन से किडनी मिल जाए, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है उससे किडनी मिल जाए तो काम बन जाए पेशेंट का। बट देखो हमारे देश में ना ज़्यादा डोनेशन होता नहीं है इस एस्पेक्ट में, मतलब जिसकी डेथ होती है ना उसके परिवार वाले कम डोनेट करते हैं किडनीज़ को। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है कि कुछ समय तक किडनी को स्टोर करके रखा जा सके, ऐसे इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं होते।
अब दूसरे सोर्स की बात करते हैं। जो पेशेंट हैं वो अपने किसी रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से किडनी ले ले। एक नॉर्मल इंसान के पास में 2 किडनीज होती हैं और वो एक किडनी के ऊपर भी जिंदा रह सकता है। तो कई बार पेशेंट को किडनी डोनेट कर दी जाती है परिवार वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या फिर दोस्त के द्वारा। लेकिन देखो, पेशेंट का और किडनी डोनेटर का ब्लड टाइप, टिश्यू टाइप सब सेम होने चाहिए। कई बार ये दिक्कत आती है, कोई रिलेटिव किडनी डोनेट करने को तैयार होता है लेकिन पेशेंट के साथ में ब्लड टाइप और टिश्यू टाइप ये सब चीज़ें मैच नहीं होती। इसके बाद में 2 और मेन सोर्सेज हैं जहां से किडनी मिल सकती हैं, बट इनको लेके हमारे देश में ना रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक है किडनी स्वैप, दूसरा है किडनी चैन। किडनी स्वैप का क्या मतलब है? किडनी स्वैप का देखो सिंपल मतलब ये है, मान लीजिए 2 पेशेंट हैं ए और बी। ए को ना अपना रिलेटिव से किडनी मिल सकती है सी से, बट दोनों का ना ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है। सी रिश्तेदार है ए का, किडनी देने को तैयार है, लेकिन दिक्कत यह है सी और ए का ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ एक और ऐसा केस है, बी भी एक पेशेंट है, बी को भी अपने एक रिलेटिव से किडनी मिल सकती है, लेकिन यहां पर भी दिक्कत है, डी और बी का जो ब्लड ग्रुप है ना आपस में मैच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखो आपस में स्वैप हो जाए, चूंकि ए का ब्लड ग्रुप डी से मिल रहा है और सी का ब्लड ग्रुप बी से मिल रहा है, तो आपस में किडनीज को स्वैप कर लिया जाए। डी किडनी दे दे ए को और बदले में सी जो रिलेटिव ए का है वो किडनी दे दे बी को, तो ये है किडनी स्वैप। समझ गए ना? मतलब ए और सी आपस में रिश्तेदार हैं, सी ए को किडनी देने को तैयार है लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, तो सी जो रिश्तेदार है ए का वो बी को किडनी दे दे और बदले में बी का रिश्तेदार डी वो किडनी दे दे ए को। इससे आपस में ब्लड ग्रुप मैच हो जाएगा। ये किडनी स्वैप का कंसेप्ट है, लेकिन हमारे देश में रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता ज़्यादा। एक और है किडनी चैन। किडनी चैन में क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखिए, ए का रिश्तेदार कौन? सी, और बी का रिश्तेदार कौन? डी। अब एक देखो नॉर्मल पर्सन है जिसका नाम है एक्स, वो वैसे ही अपनी किडनी डोनेट कर देता है। उसने पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रखते हुए किडनी डोनेट नहीं की, वैसे ही कर दी मरने से पहले। तो एक्स की किडनी काम आ गई ए के, बदले में देखो सी जो ए का रिश्तेदार किडनी डोनेट करने को तैयार था लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो पा रहा था, तो वो नहीं कर पा रहा था। तो एक्स किसी अनजान आदमी से किडनी मिल गई ए पेशेंट को, तो ए पेशेंट का जो रिश्तेदार है ना सी, फिर वो अपनी किडनी दे देगा किसी दूसरे पेशेंट को बी जिसको आवश्यकता है। फिर बी पेशेंट का जो रिश्तेदार है डी, वो जो नहीं कर पा रहा था ब्लड मिसमैच के कारण, वो किसी और पेशेंट को कर देगा। फिर उस पेशेंट का रिश्तेदार किसी और को कर देगा। तो इस प्रकार से ना एक चैन चल पड़ेगी। इस चैन को बोलते हैं किडनी चैन। ये 2 चीजें हैं, एक किडनी स्वैप, एक किडनी चैन। अगर अच्छे से इंप्लीमेंट होना तो बहुत से पेशेंट्स को किडनीज अवेलेबल हो जाएं, बट रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इस वजह से ये कंसेप्ट ज़्यादा इंप्लीमेंट हो नहीं पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो स्वैप ट्रांसप्लांट है ना, वो वैसे इंडिया में लीगली अलाउड है परमिशन के बाद, लेकिन इसमें सिर्फ नियर रिलेटिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी पेशेंट के हस्बैंड या वाइफ हो गए, पेशेंट के माता पिता हो गए, बिल्कुल जो नियर रिलेटिव है ना वही किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूर के रिश्तेदार नहीं कर सकते। कुछ राज्य जैसे केरला, पंजाब, हरियाणा, जहां पे हाई कोर्ट्स की जजमेंट आ चुकी हैं, यहां पे दूर के रिश्तेदार भी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, ये जो किडनी स्वैप या किडनी चैन है ना, तब पॉसिबल होंगे कोई नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होगी, तभी तो पता लगेगा ना। जैसे मान लीजिए इंदौर में कोई पेशेंट है ए, जिसका रिश्तेदार किडनी डोनेट करना चाहता है लेकिन ब्लड मिसमैच हो रहा है, ब्लड ग्रुप, और मध्य प्रदेश के किसी दूसरे शहर में, फॉर एग्जांपल जबलपुर में कोई और पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप एक रिश्तेदार से मैच हो रहा है, तो इन सब पेशेंट्स का डेटा मैनेज करने के लिए और कौन डोनेट कर सकता है उसका डेटा मेंटेन करने के लिए कोई नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ना, जो कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो आप केरला को छोड़ दें, केरला को छोड़ के सभी राज्यों में अगर कोई भी पर्सन अपने रिश्तेदार को छोड़ के किसी को, अनजान आदमी को किडनी डोनेट करना चाहता है तो ना वो नहीं कर पाएगा। मतलब अल्ट्रुइज्म से कोई किडनी डोनेट भी करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता, ऐसे लाज हैं। और ये इसलिए है क्योंकि देखो
बहुत से लोग ना पैसों के चक्कर में किडनी डोनेट कर देते हैं, या फिर आपको पता है क्राइम भी चलते हैं, किडनियाँ निकलवा ली जाती हैं। इसी वजह से सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो हैं वो बना के रखे हैं। बट अब देखो समय के हिसाब से इन लॉज में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। हमारे देश में 1994 में एक कानून आया था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इसमें जिन लोगों की ब्रेन स्टेम डेथ हुई है ना, उनसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन की पॉसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद 2011 में अमेंडमेंट हुआ, स्वैप ट्रांसप्लांट को लीगलाइज किया गया और एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। बट देखो लीगलाइज करने के बावजूद रूल्स इतने कड़े थे कि किडनी स्वैप हो ही नहीं पाता। और ये जो प्रोग्राम चलाया था नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, ये भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ और नेशनल नेटवर्क जो बना किडनी ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। फिर 2014 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स 2014 आए, लेकिन इसमें भी सिर्फ नियर रिलेटिव्स को अलाउ किया गया स्वैप ट्रांसप्लांटेशन के लिए और दूर के रिश्तेदारों को अलाउड नहीं किया गया। फिर 2023 फरवरी में यानी इसी साल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए और एज और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी। जो पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्टर करवाते हैं उनके लिए, मतलब थोड़े बहुत रिफॉर्म्स तो सरकार लेकर आई है, लेकिन किडनीज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सरकार क्या करेगी। तो इसलिए अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन को एंकरेज करना चाहिए। कोई देखो अपनी इच्छा से अपनी किडनी को डोनेट करना चाहता है, बिना पेशेंट को जाने, बिना पेशेंट का नाम जाने, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, पता ही नहीं होता कि ब्लड किसको मिलेगा, वैसे ही कोई अपनी किडनी को डोनेट करना चाहता है तो कर सके। ऐसा रिफॉर्म सरकार को लाना चाहिए। देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड, यूएसए, ये सारे देश अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन को अलाउ करते हैं। स्पेन, यूके, इनकी तो नेशनल लेवल की रजिस्ट्री है किडनी चैन और स्वैप के लिए। यूएसए में किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है, जिसका रीज़न ये भी है कि यूएसए में किडनी स्वैप और किडनी चैन के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। स्पेन ने तो इवन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की है किडनी एक्सचेंज के लिए। तो इंडिया को भी इन बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना चाहिए और हजारों जानें जो बचाई जा सकती हैं उनको बचाया जाना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा आज का, वो डोपिंग से संबंधित है। डोपिंग मतलब उन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना जो देखो बैन है। मतलब एथलीट्स जो है ना, अब खेलों में, स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए ना काफ़ी बार ड्रग्स ले लेते हैं और वो ड्रग्स बैन होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए खेल स्पोर्ट्स के दौरान। लेकिन फिर भी एथलीट्स जीतने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ कर लेते हैं, ये होती है डोपिंग। कंटेक्स्ट भी देखो यही है कि हाल ही में दिल्ली एथलीट्स चैंपियनशिप में कुछ डोपिंग के केसेस सामने आए और इंडियन एथलीट्स में देखो डोपिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ये चिंता की बात है, इंडिया की रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। देखो सबसे ज़्यादा जो डोपिंग के केसेस आज सामने आते हैं ना, या फिर आए हैं, वो रशियन एथलीट्स में सामने आए हैं 120 के आसपास, और दूसरा नंबर इंडिया का है 59। ये ऐसा नंबर है जो इंडिया कभी नहीं रखना चाहेगा। वॉशरूम्स में जहाँ पे देखो एथलीट्स खेलते हैं ना, वहाँ पे वॉशरूम्स में इस प्रकार की जो इमेजेस है ना आम हो गई हैं। सिरिंज वगैरह मुकाबले से पहले ये एथलीट्स अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। और डोपिंग को रोकने के लिए जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, वो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव साबित हुई है। मतलब स्टाफ कम है, डोपिंग को रोक नहीं पा रही है एंटी डोपिंग एजेंसी। देखो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड ये कहता है स्पोर्ट्स में ना कुछ वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। क्या? ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करना, बॉडी को सेलिब्रेट करना, ह्यूमन माइंड को सेलिब्रेट करना। जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खेलना इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी भावना से खेलते हो, एथिक्स को इनकलकेट करते हो, खेलने के दौरान फेयर प्ले होता है, ऑनेस्टी से आप खेलते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स हमें बहुत सी वैल्यूज सिखाता है, जैसे फेयरनेस, टीम बिल्डिंग, इक्वालिटी, डिसिप्लिन, इंक्लूजन, परसिवरेंस, रिस्पेक्ट। ये सारी वैल्यूज स्पोर्ट्स हमें सिखाते हैं। बावजूद इसके देखो इतने सारे जो एथलीट्स हैं वो डोपिंग करते हैं जीतने के लिए, जो सही नहीं है। लेकिन क्यों करते हैं एथलीट्स ऐसा? क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में ना आज के समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। खेल को जीतना जीवन मरण के समान हो गया है, और जिस स्पिरिट के साथ पहले स्पोर्ट्स खेला जाता था उस स्पिरिट के साथ नहीं खेला जाता, क्योंकि स्पोर्ट्स का ना कॉमर्शलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इतना इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, जीतने पे इतना इतना पैसा मिलता है, कुछ लोगों को
फेम से प्यार होता है। तो इतना कुछ इन्वॉल्व हो गया है स्पोर्ट्स में, इसी वजह से जो एथलीट्स हैं ना, उस भावना के साथ स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते जितना पहले खेला करते थे। टेक्नोलॉजीज में काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है। एथलीट्स को लगता है कि हम ये जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये पकड़ में नहीं आएंगे, पता ही नहीं लगेगा डोपिंग एजेंसी वालों को कि हमने इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। यानी ऐसे ऐसी ड्रग्स आती हैं जो डोपिंग डिटेक्शन टेक्निक से आगे होती हैं, और डोपिंग डिटेक्शन टेक्निक्स उन ड्रग्स को पकड़ नहीं पाती। ड्रग्स लेने की वजह से और ड्रग्स के जो केसेस सामने आते हैं ना, तो इससे पता लगता है कि एथलीट्स की मेंटल हेल्थ कैसी है, उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में। कुछ केस स्टडीज बताई जाती हैं। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत फेमस हुए थे, बहुत बार इन्होंने साइकिल रेस, टूर द फ्रांस जीता, कैंसर सर्वाइवर थे। लेकिन देखो 2012 में इनके ऊपर आरोप लगे कि कई सालों तक इन्होंने डोपिंग की थी। शुरू में तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इनसे 7 टूर दे फ्रांस के जो टाइटल्स थे वो छीन लिए गए, ओलंपिक स्पोर्ट्स से बैन कर दिया गया पूरी लाइफ के लिए। आखिरकार 2013 में इन्होंने माना कि हाँ, मैंने कॉम्पिटिटिव रहने के लिए डोपिंग की थी, ड्रग्स लिए थे, क्योंकि बाकी साइकिलिस्ट भी ऐसा कर रहे थे। चन्नू वेट लिफ्टिंग में 2010 सितंबर में इनके ऊपर आरोप लगा बैंड सब्सटेंस यूज करने का। मोनिका देवी वेट लिफ्टिंग, नरसिंह यादव रेसलिंग। अब क्वेश्चन उठता है क्या किया जाना चाहिए डोपिंग के केसेस को रोकने के लिए। देखो वही बात है कि लाइफ में भी वैल्यूज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में या फिर किसी दूसरे फील्ड में। लाइफ में शुरू से ही वैल्यूज इनकलकेट की जाएं, स्कूल लेवल से ही, और बाद में स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए तो देखो और भी अच्छे प्रोविजन होने चाहिए अलग अलग देशों की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। और जो ये स्पोर्ट्स पर्सन्स में ड्रग्स सब्सटेंस यूज चेक किया जाता है ना, मोर फ्रिक्वेंटली चेक किया जाना चाहिए, ना सिर्फ किसी बड़ी चैंपियनशिप से पहले। कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त होने चाहिए ताकि एक डेटरेंस पैदा किया जा सके, स्पोर्ट्स पर्सन्स में डर पैदा किया जा सके, और ये जो बैंड सब्सटेंस होते हैं ये आसानी से ना मिल सके, इसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया है डोपिंग से संबंधित। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।